हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी LLB क्लासेस को करेंगे। और LLB क्लासेस में किसको करेंगे? फर्स्ट ईयर की क्लासेस देख रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, विधि शास्त्र की क्लासेस को देख रहे हैं। तो विधि शास्त्र की क्लासेस में आज का टॉपिक है हमारा विधि शास्त्र की नैसर्गिक शाखा के प्रमुख सिद्धांतों का विवरण कीजिए। ये आपका क्वेश्चन कम से कम आपके जो या तो 10 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा या फिर आपका 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको इस क्वेश्चन को एक इम्पॉर्टेंट तौर पर या तो लिख के रख लेना है या फिर अपने नोट्स में बनाकर रख लेना है, संजो कर रख लेना है, याद कर लेना है। तो सबसे पे चलते हैं, विधि शास्त्र की नैसर्गिक शाखा के प्रमुख सिद्धांत का विवरण कीजिए। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें विधि शास्त्र की नैसर्गिक यानी कि नैसर्गिक शाखाएं हैं कौन सी। अब आपको यानी कि विधि शास्त्र की नैसर्गिक शाखाएं के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? वे यानी कि व्यापक तौर पर प्राकृतिक विधि के सिद्धांत की व्याख्या दो आधारों पर की जाती है। किस आधार पर? दो आधारों पर। यानी कि एक यह है कि प्राकृतिक विधि उच्च विधि है जो अपने से असंगत विधि को अविद्यमान बना देती है, और दूसरा कि प्राकृतिक विधि एक आदर्श है। यानी कि आदर्श आपको बताया था ना, प्राकृतिक विधि को दो रूप में बांटा गया, उच्च विधि और आदर्श विधि। और बिना यानी कि और बिना अपनी विद्यमान यानी कि विधि मान्यता को प्रभावित किए हुए अधिरचनात्मक विधि के यानी उसके अनुरूप होना चाहिए। तो सीधे सीधे दो रूपों में बांटा है। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। अब ये बात जब आपको पता चल जाएगी तो फिर उसके बाद सिद्धांतों की बात आएगी। कहीं ना कहीं सिद्धांत कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। अब इस तरह से जब क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहली बात आती है, विधि शास्त्र की डेफिनेशन जरूर लिखिए। कहीं भी विधि शास्त्र के शाखा पूछ रहे, कुछ भी पूछ रहे, तो विधि शास्त्र की डेफिनेशन जरूर लिखिए। विधि शास्त्र का अर्थ, एक विधि शास्त्र का अर्थ और ऐड कर दीजिएगा, जिससे क्या हो, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा क्वेश्चन को इफेक्टिव लगे। और वही है, जैसे एक क्या है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पर क्या है, खाना सजा हुआ सा मिलता है। वही खाना आपको बाहर भी मिल रहा है, बस क्या है, उसके रेट भी कम है। तो क्या है, खाना तो वही है, और वहाँ पर क्या है, आप बैठ के खा रहे हो, सजा हुआ खाना खा रहे हो। तो आपका क्या है, खाने में क्या होता है, एक तो फूड, जब कहते हैं ना कि आज खाना अच्छा बना था, दो रोटी ज़्यादा खाएगी। तो क्यों खाएगी? क्योंकि आपको टेस्ट और वो जो चीज़ है, वो जो परोस रहा है, जो खाना क्या है आपको परोस रहा है, वो क्या है, उसने एक तरह से आपका मन मोह लिया। तो वही क्या है, जब आप किसी का मन मोह लोगे, जब कॉपी चेक होती है तो आप किसी का मन मोह लोगे, तो आपको एक तरह से ये मान लीजिए आपके 10 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर मिल रहे थे, चलो 6 नंबर दे दिया, 7 नंबर तक दे दिए जाते हैं। ये कॉपी जब चेक करने की एक तरह से ट्रिक होती है, या फिर एक तरह से मान लीजिए मन मोहने वाली बात होती है। चलिए और आगे चलते हैं। यानी उसी की व्याख्या में निम्न सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। ईश्वरीय इच्छा का सिद्धांत। अब ईश्वरीय इच्छा के सिद्धांत में क्या है, विधि नैतिकता और विधि ईश्वरीय इच्छा है। यह ईश्वर का विवेक है और इसके ईश्वरीय दंड पर जोर दिया जाता है। इसके बाद क्लासिकल सिद्धांत का विकास हुआ। किसका सिद्धांत हुआ था? क्लासिकल सिद्धांत का विकास हुआ था। तो ईश्वरीय इच्छा का सिद्धांत आपको चल गया। अब ये क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है? जैसे कि मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन आया, यानी 1 मिनट, हाँ, 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपसे पूछा जाएगा ईश्वरीय इच्छा का सिद्धांत क्या है। तो आपको ये बता देना है कि ये है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी थोड़ा थोड़ा इसलिए। फिर आता है प्राकृतिक विधि का क्लासिकल सिद्धांत। यानी ग्रीक के प्राकृतिक विधि का विकास न्याय के संकल्पना के साथ हुआ है। न्याय के को ईश्वर की इच्छा के माध्यम माना गया है। किसका माना गया? ईश्वर को क्या है, न्याय के लिए फेमस माना गया। जैसे कि आपने क्या कहा था, एक कोट था, या फिर एक तरह से आपने जब पुराने टाइम पे क्या गया, यानी कि भगवान ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो कहीं ना कहीं पहले के लोग थे, जैसे कि आपने बहुत सी जगह पढ़ा होगा कि अगर इनकी पूजा ना करी जाए तो कहीं ना कहीं ये इस तरह के काम कर देंगे, इनकी पूजा ना करी जाए ये काम कर देंगे। तो सभी क्या है, आपको ये हर धर्म में देखने के लिए मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें, और वो किस लिए कहा जाता था, वो न्याय के लिए, यानी कि न्यायिक
यानी कि न्याय के रूप में ईश्वर को माना जाता था और आज भी माना जाता है। यानी कि देखो, कर्मा, हम लॉयर हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कर्मा को भी हमें मानना पड़ेगा, ईश्वर को भी मानना पड़ेगा, धर्म को भी मानना पड़ेगा, संस्कृति को मानना पड़ेगा, सब चीज़ों को मानना पड़ेगा। क्यों? अब बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे कि नहीं हम यानी धर्म को नहीं मानते, इस चीज़ को नहीं। भैया आप लॉयर हो, ठीक है, आप लॉयर हो या लॉयर एक तरह से बनने वाले हो, तो कहीं ना कहीं आपको हर धर्म की चीज़ें पता होनी चाहिए, हर चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप क्या करोगे, जज साहब के सामने खड़े होकर ये कह दोगे जी क्या नाम इस धर्म में ये बात कही गई है, हमारे धर्म में। यानी कि कहीं ना कहीं तुलनात्मक जब क्या होता है, हम क्या करते हैं, तुलनात्मक एक तरह से तुलनात्मक चीज़ों को बताते हैं जज साहब को, तो कहीं ना कहीं ये भी पता होना चाहिए कि देखिए सर ये यानी कि लॉर्डशिप इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं और इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, जब क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ की यानी किसी के एक तरह से आलोचनात्मक या तुलनात्मक चीज़ों के केस लड़ते हैं, तो क्या करते हैं, तुलनात्मक चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। जैसे क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हो या फिर हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ रहे हो, तो आप कहते हो ना कि जज साहब इस यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इस केस में ये फैसला दिया था, ये जजमेंट दिया था, तो इस हिसाब से मैं ये बात कह रहा हूँ। यानी कि कहा आपने, उसने आपने प्रकट किया चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक विधि के शास्त्रीय सिद्धांत, यानी प्राकृतिक विधि में क्या है, शास्त्रीय सिद्धांत की बात आती है। सुकरात ने नैतिक यानी नीति शास्त्र की युक्त परक व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया। सुकरात के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विधि के अनुपालन के आपत्ति करता है तो उसे या राज्य छोड़कर अनुकूल राज्य से चले जाना चाहिए या विधि के परिवर्तन को प्रभावित करना चाहिए। अब इस सिद्धांत में क्या है, इस सिद्धांत में ये कहा था, जैसे पहले क्या होता था कि कोई क्या करता था, जैसे गलत काम कर देता था या कुछ चीज़ें कर देता था तो उसे देश निकाला दे दिया जाता था, यानी कि कबीला निकाला दे दिया जाता था। कबीले में रहते थे लोग, क्या करते थे, ये हमारे यानी कि हम इसे कबीले से त्याग करते हैं, जैसे गाँव में बहुत इसका हुक्का पानी बंद कर दो, तो वो कहीं ना कहीं ये वो वाली बात कह रहा है। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्राकृतिक विधि के फिर आ गया प्राकृतिक विधि का स्टोइक सिद्धांत, यानी इसमें क्या है, जोन स्टोइक विचारधारा के प्रवर्तक थे। इस विचार धारा के यानी कि जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, अब मल्टीपल में पूछा जा सकता है पर मल्टीपल हमारा पेपर ही नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं आपको पता नहीं। इस विचारधारा में प्रवर्तकों ने राज्य को महत्व दिया है, यानी कि इन्होंने विधि और न्याय को आधार माना है। क्या है, विधि और न्याय को आधार माना है। फिर आगे क्या है, स्टोइक विचारधारा से प्रभावित है, यानी कि सियोसर रो क्या है, स्टोइक विचारधारा से प्रभावित है। इन्होंने प्राकृतिक विधि की व्याख्या न्याय के संगत समाधान के रूप में किया। नैतिकता के असंगत विधियों के भावना प्रबल हुई है और प्राकृतिक विधि के न्याय व्याख्या की आवश्यकता महसूस की गई है। आगे चलते हैं। समझौतावादी सिद्धांत, समझौतावादी सिद्धांत में इसमें क्या है, इन सिद्धांतों के प्रवर्तक है, यानी कि कौन कौन है, ये हॉब्स, ये सारे के सारे आपके इन सिद्धांतों के प्रवर्तक दिखाए गए हैं। ठीक है, ये क्या है। फिर आगे क्या कह रहा है, ग्रोसियस प्राकृतिक विधि को निष्पक्ष यानी कि एक तरह से निष्पक्ष आधार दिया है। तो उन्होंने कहा है कि राज्य स्वतंत्र लोगों के संग और जो अधिकारों को हितों को दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अधिकार संबंधित सिद्धांत, यानी कि अधिकार संबंधित सिद्धांत क्या है, इस समय सरकार में प्राकृतिक विधि की अवहेलना रोकने का प्रयत्न। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूर्ण स्वतंत्रता समानता की स्थिति में था। क्या था, समानता स्थिति। ये कुछ टाइम के बाद चलिए, जिस टाइम के थोड़ा सा एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों को खरीदा बेचा जाता था, यानी कि दास प्रथा की बात है। प्राकृतिक अवस्था में अस्पष्टता और अशांति अधिक थी। लॉक के प्राकृतिक विधि सर्वोच्च को स्वीकार किया और कहा कि प्राकृतिक विधि का उद्देश्य स्वतंत्रता को कायम रखना है, यानी कि लोगों के अनुसार उनमें ये नहीं कि एक कमरे में बंद करके रख दिया जाए, उनको स्वतंत्रता दी जाए। फिर आता है
सामान्य इच्छा का सिद्धांत, सामान्य इच्छा का समाधान में, सॉरी, सिद्धांत में क्या कहा है? जिनेवा निवासी रूसो क्या कहा है? रूसो प्राकृतिक विधि के हिमायती थे। उन्होंने संप्रभु मान्य इच्छा संप्रभुता की वकालत की। उनके अनुसार संप्रभुता का तत्व यानी एक तरह से तात्पर्य सामान्य इच्छा के उपयोगी और संप्रभु व्यक्तियों के समूह जो राज्य बनाते हैं। अब कोई यहाँ पर यानी कि लॉ करने वाले जो बच्चे हैं, LLB करने वाले बच्चे, पॉलिटिकल साइंस, MA पॉलिटिकल साइंस भी होंगे कोई ना कोई, तो भैया ये क्वेश्चन जो है ना आपका, एक ये वाला क्वेश्चन और एक आपका ये वाला क्वेश्चन, संप्रभु तात्पर्य इच्छा है संप्रभु व्यक्ति समूह के, यानी कि 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको ये लिख के रख लीजिए। यानी कि रूसो कहाँ का, यानी रूसो कहाँ का निवासी था? जिनेवा। फिर वो प्राकृतिक हितों की वकालत करता था, यानी संप्रभु और सामान्य इच्छा की संप्रभुता की वकालत करता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं, अगर क्योंकि लॉ वाले या तो LLB वाले भाई सीधे बहुत से बच्चे ग्रेजुएट करके, बहुत से बच्चे PG करके आए हैं और PG में सबसे ज़्यादा करते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के बाद जैसे कि मैं भी पॉलिटिकल साइंस हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के का बेनिफिट कहीं ना कहीं एक तरह से मिलता है लॉ में। जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। फिर आता है परम तत्ववादी सिद्धांत। परम तत्ववादी सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत विधि के शांति के संबंध में यह मानते हैं कि विधि में दंड के स्थान पर, यानी कि एक तरह से दंड का जो सिद्धांत है, यानी कि शांति के संबंध में, भाई शांति के संबंध में क्या कहा? यानी कि इस सिद्धांत में विधि के शांति के संबंध में यह मानते हैं कि विधि को दंड के स्थान पर बाधिक के दायित्व होने चाहिए। कांट के अनुसार विधि और नैतिकता समाज में खोजना, यानी कि तरह से खोजनी चाहिए। स्वतंत्रता कांट के नैतिक यानी कि नैतिक और विधि के दर्शन को केंद्र बिंदु है। किसका बिंदु है? केंद्र बिंदु है। फिर इनके आगे क्या कहा है? इन्होंने विधि को, यानी कि इन्होंने विधि के तत्वों को 2 भागों में बांटा है। विधि की संकल्पना जिसमें सभी अनुभव और प्रारूप सम्मिलित है, और विधि का विचार जो न्याय की अनुभूति है। तो क्या है? दोनों भागों में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि किस 2 भागों में बांटा है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी बच्चे क्या है फर्स्ट ईयर वाले, सॉरी सेकंड ईयर वाले देख रहे हैं, तो कुछ टाइम में आपके सेकंड ईयर की क्लास भी शुरू होने वाली है। आपको मैंने कहा था 15 तारीख के आसपास, यानी कि बसंत पंचमी से आपकी सेकंड ईयर की क्लास शुरू हो जाएंगी। टेंशन मत लीजिए, टॉपिक वाइज ही शुरू करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा ही सोच रहा था कि भाई सिलेबस वाइज भी थोड़ा बहुत सिलेबस भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन वाइज तो आपको जब आपके पेपर यानी कि वही एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे उस टाइम पे आपको करा दी जाएंगे। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।